16 जुलाई 2016 कर्नाटक के उडुपी पुलिस मुख्यालय के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ नहीं था, बल्कि लोग अपने ही पुलिस अधीक्षक के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे। नारे लग रहे थे, अन्नामलाई का ट्रांसफर रद्द करो, ऐसा ईमानदार अफसर दोबारा नहीं मिलेगा। 2 साल बाद कर्नाटक के ही चिकमंगलुरु में कुछ ऐसा ही नजारा फिर से देखने को मिला। एक बार फिर जनता सड़कों पर थी, एक बार फिर वही मांग हो रही थी, अन्नामलाई को मत हटाओ। एक आईपीएस ऑफिसर जिसके तबादले पर लोग आंदोलन करते थे, एक ऐसा अधिकारी जिसे जनता ने सिर आंखों पर बिठाया, और फिर एक ऐसा नेता जिसे बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन अब वही अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में एक नया भूचाल लाने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि अन्नामलाई बीजेपी से दूरी बनाने का मन बना चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये विजय की राजनीतिक एंट्री के बाद तमिलनाडु की सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर साबित हो सकता है। सवाल कई हैं। क्या अन्नामलाई बीजेपी छोड़ देंगे? क्या वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं? क्या दिल्ली और अन्नामलाई के रिश्तों में दरार इतनी बढ़ चुकी है कि वापसी मुश्किल हो गई है, या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें अन्नामलाई की पूरी कहानी समझनी होगी। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। ताजा घटनाक्रम से शुरुआत करते हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अन्नामलाई दिल्ली पहुंचकर बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। पिछले कई महीनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि ये पार्टी के भीतर अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी भी खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा। सूत्रों के मुताबिक अन्नामलाई चाहते थे कि उन्हें तमिलनाडु में संगठन खड़ा करने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और लंबा राजनीतिक समय दिया जाए। उनका ये मानना था कि तमिलनाडु जैसा राज्य कुछ महीनों या एक चुनाव में नहीं जीता जा सकता। यहाँ लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व गठबंधन की राजनीति और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला ले रहा था। यहीं से मतभेदों की शुरुआत मानी गई। पिछले 6 वर्षों में बीजेपी ने तमिलनाडु में अन्नामलाई को अपने सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी होने की वजह से उनकी अलग अलग पहचान थी, उनके भाषण आक्रामक थे, सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत पकड़ थी, और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाकर रख दिया। उनके समर्थन का मानना था कि अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के लिए वही भूमिका निभा सकते थे जो कई राज्यों में क्षेत्रीय नेता निभाते हैं, यानी एक ऐसा चेहरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व और स्थानीय राजनीति के बीच पुल का काम करे। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी। अन्नामलाई की राजनीति कई बार बीजेपी के पारंपरिक ढांचे से अलग दिखाई देती थी। ये सिर्फ वैचारिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि प्रशासन, भ्रष्टाचार, रोजगार और युवाओं पर और तमिल पहचान जैसे विषयों पर भी राजनीति करना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि बीजेपी को तमिलनाडु की स्थानीय राजनीतिक भाषा में ढाला जाए। फिर विधानसभा चुनावों का दौर आया। आईआईडीएमके और एआईडीएमके और बीजेपी के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिले। अन्नामलाई के कुछ बयानों पर विवाद हुआ, गठबंधन टूटा, फिर दोबारा बना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अन्नामलाई की भूमिका पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे वो निर्णय लेने वाले केंद्र से दूर होते दिखाई दिए। उधर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया खिलाड़ी प्रवेश कर चुका था, जिसका नाम था विजय थलापति। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार विजय ने राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खासकर ये वर्ग जो खुद को पारंपरिक राजनीति दलों से निराश मानता था, यही वो वर्ग था जिस पर अन्नामलाई भी अपनी राजनीतिक रणनीति बना रहे थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। अब मुकाबला सिर्फ डीआईएमके और एआईडीएमके के बीच नहीं रहा। एक नया राजनीतिक स्पेस भी तैयार हो चुका था, जिस पर कई दावेदार नजर गड़ाए हुए थे। इसी बीच कोयम्बटूर और मदुरई समेत कई इलाकों में अन्नामलाई के समर्थकों ने पोस्टर दिखाई देने लगे। कुछ पोस्टरों में उनसे तमिलनाडु के लिए नया राजनीतिक अवतार लेने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थकों ने नई पार्टी की संभावना को लेकर चर्चा शुरू की। हालांकि अभी तक अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा या बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके हालिया राजनीतिक संकेतों ने चर्चाओं को हवा दी है। खासकर भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु की राजनीति में भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, ये पहचान, संस्कृति और राजनीतिक स्वाभिमान का प्रश्न माना जाता है। जब 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर विवाद उठा तो अन्नामलाई ने खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सवाल सिर्फ शिक्षा नीति पर प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था।
क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में केंद्र बनाम राज्य और हिंदी बनाम तमिल की बहस हमेशा से चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती रही है। और अब थोड़ा अन्नामलाई के सफर को भी समझते हैं। दरअसल 1984 में तमिलनाडु में जन्मे अन्नामलाई किसान परिवार से आते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने IIM लखनऊ में प्रबंधन की शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना और IPS अधिकारी बन गए। कर्नाटक कैडर में तैनाती के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और नशे के खिलाफ अभियानों में पहचान बनाई। उडुपी और चिकमंगलुर में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि तबादले के समय लोग सड़कों पर उतर आए। 2019 में उन्होंने IPS सेवा से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन अन्नामलाई का कहना था कि वो जीवन में नई चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं। इसके बाद 2020 में उन्होंने BJP का दामन थामा। महज कुछ महीनों में वो पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए और जल्द ही तमिलनाडु BJP के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें बना दिया गया। लेकिन अब कहानी एक बार फिर से एक नया मोड़ लेती है। अगर अन्नामलाई BJP में बने रहते हैं तो उन्हें पार्टी के भीतर बड़ी भूमिका मिल सकती है। अगर वो अलग रास्ता चुनते हैं तो उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। नई पार्टी बनाना आसान नहीं होता, संगठन खड़ा करना पड़ता है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, मतदाताओं का ये भरोसा दिलाना होता है कि आप सिर्फ नाराज नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विकल्प हैं। दूसरी तरफ उनके समर्थकों का ये तर्क है कि अन्नामलाई के पास जनाधार, पहचान और नेतृत्व क्षमता तीनों मौजूद हैं। यही वजह है कि आज तमिलनाडु की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा किसी और की नहीं बल्कि अन्नामलाई के अगले कदम की हो रही है। क्योंकि अब तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ DMK बनाम AIADMK की कहानी नहीं रह गई। विजय आ चुके हैं, राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं और अगर अन्नामलाई भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो दक्षिण भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। फिलहाल सबकी नजर उनके अगले कदम पर टिकी है। क्या ये BJP में रहेंगे? क्या उन्हें कोई बड़ा राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर तमिलनाडु की राजनीति को एक नया क्षेत्रीय खिलाड़ी मिलने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि अन्नामलाई अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि तमिलनाडु की बदलती राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक बन चुके हैं। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक मेरे यानी निकिता के साथ देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।